नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं एक नई मंगा की कहानी जो बहुत हद तक ऑल हेल द सेक्ट लीडर जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल, वही मजेदार कॉमेडी, ओवरपावर्ड में कैरेक्टर और एक पागलपन भरा कल्टीवेशन वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नई मंगा का नाम है। दृश्य की शुरुआत एक युवक बेकी वान से होती है, जो अपनी मां को पुकारते हुए सदमे में चिल्लाता है कि आखिर क्या हुआ। उसका पिता ठंडे स्वर में उसे डांटता है और आदेश देता है कि वह शांति रखे और तुरंत वहां से चला जाए। फिर वह आदेश देता है कि इस पूरे मामले को सख्ती से गुप्त रखा जाए और कोई खबर बाहर न निकले। वह घोषणा करता है कि बेकी परिवार इस घटना का बदला नहीं लेगा। वह समझाता है कि यह फैसला उसने परिवार और समाज की भलाई के लिए लिया है, और खासतौर पर अपने बेटे को चेतावनी देता है कि वह खुद से बदला लेने की कोशिश न करे। बेकी वान हैरानी और दर्द से भर जाता है। वह आंसुओं में फट पड़ता है और अपने पिता से पूछता है कि वह खुद को आदमी कैसे कह सकता है जब उसने अपनी पत्नी की हत्या पर कोई जवाब तक नहीं दिया। बदला लेना तो दूर की बात है। वह उसे निर्दयी और पत्थर दिल कहता है। फिर वह घोषणा करता है कि अब उसका इस परिवार से कोई संबंध नहीं रहा और वह हमेशा के लिए जा रहा है। भागते हुए वह सोचता है कि इस हालत में उसमें बदला लेने की ताकत नहीं है, इसलिए वह कसम खाता है कि वह इतनी शक्ति प्राप्त करेगा जिसे कोई नजरअंदाज न कर सके। वह तय करता है कि वह एक नया सेक्स स्थापित करेगा, अपने साथी इकट्ठे करेगा और अपना प्रभाव फैलाएगा। रास्ते में चलते हुए वह उन सभी लोगों को याद करता है जिन्होंने उसकी मां की मौत में हाथ था या सच्चाई जानते हुए भी चुप रहे थे। वह शपथ लेता है कि चाहे दशकों लग जाए, वह बदला जरूर लेगा। 12 साल बाद दृश्य एक आग में घिरे स्थान पर जाता है, जहां एक आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा है। अपनी गलती मानते हुए विनती करता है कि मुरम अलायंस को खबर दी जाए। यह आदमी अब वयस्क हो चुके बेकी वान से दया की भीख मांगता है और कहता है कि वह उसे जो चाहे दे देगा। मलबे और लाशों के बीच वह बार बार कहता है कि उसका प्रस्ताव अच्छा है, जिस पर बेकी वान शांति से कहता है कि उसे फिलहाल सिर्फ एक चीज चाहिए। वह आदमी जल्दी से पूछता है कि क्या चाहिए, तो वह मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे तेरी जान चाहिए। वह आदमी डर जाता है और कहता है कि ये मजाक अच्छा नहीं है। बेकी वान ठंडे स्वर में कहता है कि अगर वह अपनी जान नहीं देगा तो वह खुद ले लेगा। वह आदमी गुस्से में कहता है कि वह उसके साथ खेल रहा है और धमकी देता है कि वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तभी बेकी वान अचानक उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि उसका मुंह उसकी शक्ल जितना ही गंदा है। वह एक जबरदस्त वार करता है, जिससे वह आदमी जमीन पर गिरकर एक बड़ा गड्ढा बना देता है और धूल का गुबार फैल जाता है। वह आदमी चिल्लाता है कि वह बेकी वान का सिर मुरम अलायंस को भेज देगा, लेकिन बेकी वान तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और उसे बीच से काट देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद एक औरत उसके पास आती है और उसे लीडर कहकर संबोधित करती है। वह बताती है कि किसी ने उसे कुछ देने को कहा था और एक ट्रे पर कुछ थमा देती है। खून में लथपथ मुस्कुराते हुए बेकी वान उस औरत मो योंग ह्यान का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसका इंतजार किया। ह्यान उसे एक स्क्रॉल देती है और कहती है कि पहले अपने चेहरे से खून साफ करे, जिस पर वह कहता है कि उसे कोई परेशानी नहीं। दोनों जलती हुई इमारत के सामने खड़े होते हैं और वह सोचता है कि क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत। फिर वह स्क्रॉल उसे वापस देते हुए आदेश देता है कि इसे मुरम अलायंस को पहुंचा दो और कह दो कि उसने रिटायर करने का फैसला किया है। जब वे वहां से जा रहे होते हैं, ह्यान पूछती है कि क्या वह अपने गृहनगर लौटेगा, और वह कहता है कि उसने अलायंस में अपने सारे लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। वह मुस्कुराकर पूछती है कि क्या वह भी रिटायर होने पर उससे मिलने आ सकती है, तो वह कहता है कि अगर वह बहुत बोर हो जाए तो उसे ढूंढने आ जाए। वह पूछती है कि उसे कहाँ आना चाहिए, तो वह बताता है कि वह हुआंग काउंटी हब में रहेगा। अगला दृश्य बेकी वान को नाव पर दिखाता है, जो सोच रहा है कि कितना लंबा समय बीत गया है। उसे याद आता है कि कैसे उसने परिवार छोड़ा और मुरम अलायंस ज्वाइन किया ताकत पाने के लिए, कैसे उसने नई मार्शल आर्ट्स बनाकर लीडर का पद पाया और 12 साल कैसे बीत गए। वह मुस्कुराता है, महसूस करता है कि अब वह अपना खुद का सेक्ट बनाने के लिए तैयार है। नाव पर बैठा वह सोचता है कि उसने काफी पैसा जमा कर लिया है एक हवेली खरीदने के लिए, और हाल ही में सुना है कि एक परफेक्ट जगह बिक रही है।
उसे लगता है सब कुछ उसके हक में जा रहा है। वह खुद से हंसता है, मानो किस्मत उसकी मदद कर रही हो, और जोर से हंस पड़ता है। बूढ़ा नाविक कहता है कि शायद उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है। बेकी वान माफी मांगता है और बताता है कि वह एक हवेली खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है ताकि अपना सेक्ट शुरू कर सके। नाविक कहता है कि वह तो बहुत युवा सेक्ट लीडर है। फिर बुदबुदाते हुए कहता है कि आसपास सिर्फ एक ही हवेली बिक रही है, हॉन्टेड वन। बेकी वान पूछता है कि वह क्या बड़बड़ा रहा है, तो नाविक मुस्कुराकर कहता है कि कुछ नहीं, और उसे शुभकामनाएं देता है। बेकी वान आत्मविश्वास से सोचता है कि अब बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बाकी है, और क्या गलत हो सकता है। वह हंसता रहता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे बड़ा झटका लगता है। उसके सामने एक पूरी तरह जर्जर इमारत खड़ी है। वह अपने साथी युरांग से पूछता है कि क्या यही जगह है, जिस पर वह उत्साहित होकर कहता है कि देखो कितनी बड़ी है। बेकी वान उसे गुस्से में पकड़ लेता है और धोखा देने का आरोप लगाता है। युरांग खुद का बचाव करता है और कहता है कि यह जगह हासिल करना आसान नहीं था, और पहले जरा अंदर देख लो। अंदर घूमते हुए बेकी वान नोटिस करता है कि यह जगह बहुत गंदी है, और ऐसा लगता है जैसे सालों से किसी ने संभाली ही नहीं। युरांग बताता है कि इस हवेली में 45 कमरे और 5 ट्रेनिंग ग्राउंड्स है, एक बड़ा और 4 छोटे। बेकी वान चकित होकर पूछता है कि यहाँ पहले कौन सा सेक्ट था, लेकिन युरांग कहता है कि उसे नहीं पता, बस इतना जानता है कि यह बहुत पुरानी हवेली है और वह केवल ब्रोकर है। बेकी वान सोचता है कि थोड़ी मेहनत से यह जगह सेक्ट शुरू करने के लिए ठीक रहेगी, पर युरांग हिचकिचाता है। वह गहरी सांस लेकर पूछता है कि असली समस्या क्या है। युरांग कहता है कि कुछ खास नहीं, बस यह कि जो भी पहले यह हवेली खरीदता था वह मर जाता था। बेकी वान चौंक जाता है। युरांग कहता है कि वे सब बिना किसी बाहरी चोट के हार्ट फेलियर से मरे। वह आगे बताता है कि सभी खरीदार पहले ही दिन, यानी हवेली खरीदने की रात मर गए थे, इसलिए इसे हॉन्टेड कहा जाता है। वे गार्ड और ताओइस्ट मास्टर्स भी लाए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेकी वान गुस्से में पूछता है कि क्या युरांग उसे जानबूझकर इस जाल में फंसा रहा है। डरे हुए युरांग तुरंत बड़ा डिस्काउंट ऑफर करता है, कहता है कि वह इसे मार्केट वैल्यू के 10वें हिस्से में बेच देगा, फिर तुरंत बोलता है कि ठीक है, बस 4 सिल्वर इंगट्स में दे देता हूं। उसका मूड अचानक बदल जाता है और वो जोर से हंसने लगता है। फिर युरांग के कंधे पर हाथ रखकर उसे पैसे का बैग देता है और कहता है कि अगर उसने शुरू में ही सस्ता दाम बताया होता तो वो गलत नहीं समझता। युरांग राहत की सांस लेता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ऐसे बहादुर काम की उम्मीद उसी से की जा सकती है जो पहले ग्रेट ब्लू स्काई यूनिट यानी घोस्ट हंटर्स का लीडर रह चुका है। फिर वो हवेली का कागज उसे दे देता है। बेकी वान वो डीड ले लेता है। जब युरांग जाने लगता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन पूछने पर वो कहता है कि कुछ नहीं। युरांग मुस्कराकर कहता है कि अब उसका काम खत्म हो गया है, और मजाक में बोलता है कि अगर वो किसी चमत्कार से एक रात जिंदा बच गया तो उसे आकर मिलना। बेकी वान कहता है कि वो जरूर आएगा। युरांग के जाने के बाद वो टूटी फूटी हवेली के आंगन में अकेला खड़ा होकर लंबी सांस लेता है। फिर अचानक खुशी से चिल्लाने लगता है कि आखिरकार उसके पास अपनी खुद की हवेली है। वो अंदर भागता है, हंसते हुए कहता है कि अब बस उसे अपनी नई संप्रदाय सेक्ट के लिए शिष्यों को ढूंढना है। तभी वो रुक जाता है और चारों तरफ गंदगी और धूल देखकर सोचता है कि पहले उसे सफाई करनी चाहिए। वो तुरंत झाड़ू पोछा लगाने लगता है और सोचता है कि बस मेन हॉल की सफाई के बाद काम पूरा हो जाएगा। वो मुख्य हॉल के दरवाजे पर खड़ा होकर आखिरी हिस्सा जल्दी निपटाने का सोचता है। अंदर जाकर उसे बीच में रखे स्टैंड पर कुछ दिखाई देता है। वो पास जाकर देखता है कि शायद पिछला मालिक भूल गया हो। वो तलवार उठाता है और सोचता है कि ये काफी कीमती लग रही है, इसे बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ता है, उसे चक्कर आने लगते हैं और सब कुछ घूमने लगता है। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ सिस्टम इंटरफेस प्रकट होता है, जो उसे एक जामिनी और मार्शल आर्टिस्ट बताता है, और उसका लक्ष्य बताता है कि उसे रैंक 2 स्तर की संप्रदाय स्थापित करनी है। सिस्टम बताता है कि ये अब तक का सबसे ऊंचा रैंक है। बेकी वान हैरान होकर देखता रह जाता है। तभी उस पर एक तेज हमला होता है,
जिसे वो किसी तरह झुककर बचा लेता है। सिस्टम घोषणा करता है कि टेस्ट की कठिनाई बढ़ाई जा रही है। बेकी वान को युरांग की वो कहानी याद आती है जिसमें कहा गया था कि पिछला मालिक पहली रात में ही मर गया था। अब उसे समझ आता है कि वही टेस्ट था। तभी छत से एक अजीब मशीन नीचे आती है और सिस्टम बोलता है, टेस्ट शुरू। कठिनाई स्तर एक्सट्रीम। वो अब एक चमकते एरीना में होता है, लड़ाई के लिए तैयार होकर चिल्लाता है कि वो ये चुनौती स्वीकार करता है। एक नया विंडो खुलता है जिसमें लिखा आता है कि ये चैलेंज उसकी मार्शल शक्ति की परीक्षा होगी। तुरंत ही सीलिंग का मैकेनिज्म चमकने लगता है, एक और हमला करने की तैयारी में। प्रोटैगनिस्ट लड़ाई के लिए तैयार होता है, दिखाने के लिए कि वो मीराम अलायंस का कैप्टन क्यों था। तलवार थामे वो उस मैकेनिज्म को चुनौती देता है कि अपनी पूरी ताकत दिखाए। लेकिन बचाव करते हुए उसे हमलों में एक खास पैटर्न दिखाई देता है और वो कुछ पल रुक जाता है, मगर उसकी तलवार पूरी तरह टूट चुकी होती है। अचानक जमीन से एक नई तलवार निकलती है और वो सोचता है कि क्या सिस्टम उसे नई वेपन दे रहा है। अब नए हथियार के साथ एमसी समझता है कि इस टेस्ट के रूल्स उतने सख्त नहीं जितने दिखते थे। वो स्थिति का विश्लेषण करता है और नई स्ट्रैटेजी बनाता है। वो समझता है कि अगर मैकेनिज्म की रेंज सीमित है तो जरूर वो किसी महत्वपूर्ण चीज की रक्षा कर रहा है। ये सोचते हुए वो कैनन्स की ओर बढ़ता है, सच्चाई जानने के इरादे से। एक शानदार छलांग लगाकर वो कई अजीब हथियारों के ऊपर से निकलता है, लेकिन ऊपर देखते ही उसका चेहरा हैरानी से जम जाता है। सीलिंग से दर्जनों नए कैनन्स निकल आते हैं और लगातार बैराज शुरू कर देते हैं। हमले तेज और घने हैं, जिससे पूरा टेस्ट एक युद्ध भूमि बन जाता है। चारों ओर से घिरा होने के बावजूद हमारा हीरो डटा रहता है, हर शॉट को डॉज और ब्लॉक करता हुआ। वो तलवार से प्रोजेक्टाइल्स को डिफ्लेक्ट करता है, अपनी अद्भुत कॉम्बैट क्षमता दिखाते हुए। उसे कुछ हल्की चोटें लगती है, लेकिन वो लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहता है। एक जोरदार बैटल क्राई के साथ वो हाथ बढ़ाता है, एक हाई रिस्क मूव की तैयारी में। तलवार उस दबाव से क्रैक होने लगती है, टूटने की कगार पर। फिर भी प्रोटैगनिस्ट हार मानने से इनकार करता है, आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए मुकाबला करता रहता है। तभी एक विशाल नीली ऊर्जा का विस्फोट होता है, जो पूरे टेस्ट रूम को ढक देता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। जब धुआं छनता है, तो एमसी के अंतिम प्रहार का परिणाम सामने आता है। एक तेज तकनीक से वो घूमता है, अपने चारों ओर एनर्जी का एक रक्षक व्हर्लविंड बनाते हुए। हवा में रहते हुए वो एक और स्किल छोड़ता है, जिससे विरोधी भ्रमित हो जाए। फिर वो अपनी अल्टीमेट मूव तैयार करता है, एक शक्तिशाली क्रेसेंट स्लैश, जो टेस्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। हमला लक्ष्य पर सीधा लगता है, एक तेज प्रकाश चमकता है जो पूरे क्षेत्र को रोशन कर देता है। टेस्ट का कोर दिखाई देता है और वो भारी प्रहार से चकनाचूर हो जाता है। कोर के टूटते ही प्रोटैगनिस्ट जमीन पर गिरता है, चारों ओर मलबा उड़ता हुआ। मेन हॉल में लौटते हुए वो जोर से गिरता है, थकावट अब पूरी तरह उस पर हावी होती है। तभी वो नोटिस करता है कि कुछ स्टील स्फेयर्स अब भी सुरक्षित है। उसी पल उसकी तलवार का हिल्ट धूल में बदल जाता है। उसी क्षण सिस्टम विंडो प्रकट होती है, घोषणा करती है कि टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। हमारा हीरो देखता है कि पूरा मैंशन अब नया जैसा दिख रहा है। एक और मैसेज आता है कि उसने मार्शल प्रावेस की परीक्षा शानदार तरीके से पास कर ली है। सिस्टम बताता है कि मैंशन की सभी फंक्शंस अब हाई लेवल पर अनलॉक हो गई है। एक नई नीली ऊर्जा से चमकती तलवार उसके सामने तैरती हुई नीचे आती है और वो सोचता है कि ये क्या है। एमसी तलवार पकड़ते हुए कहता है कि इतने सब के बाद सिस्टम से ये तो बनता ही था। अंतिम मैसेज आता है कि टेस्ट तब खत्म होगा जब वो मैंशन को एक नाम देगा। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ बकेले वुन कहता है कि नाम तो बहुत पहले तय हो चुका था। वो जोर से घोषणा करता है कि उसकी सेक्ट का नाम होगा राइटियस हेवन सेक्ट। सिस्टम पुष्टि करता है कि मैंशन सफलतापूर्वक उसी नाम से रजिस्टर हो गया है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट की हथेली पर एक चमकता हुआ सिंबल उभरता है, उसकी नई सेक्ट का निशान। सिस्टम चेतावनी देता है कि अब से उसकी जिंदगी में बड़े बदलाव आने वाले हैं। निडर होकर वो किसी भी भूत या आत्मा को सामने आने की चुनौती देता है, लेकिन सिस्टम इसके बजाय मैंशन सेक्ट सिस्टम के इनिशियलाइजेशन की घोषणा करता है। ये सुनकर बकेले वुन हैरान और भ्रमित हो जाता है। पूरा मैंशन चमकने और कांपने लगता है, मानो कोई गहरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका हो।
अगले दिन प्रोटैगनिस्ट यूरंग के पीछे दौड़ता हुआ दिखाई देता है, उसका नाम चिल्लाते हुए। एजेंट मुस्कराकर पूछता है कि रात अच्छी बीती क्या। हमारा हीरो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है, शिकायत करते हुए कि उसे सिस्टम के प्रकट होने की चेतावनी क्यों नहीं दी गई। वो सिस्टम विंडो की ओर इशारा करता है, जो सिर्फ उसे दिखाई दे रही है, चिल्लाता है कि वो चीज पूरी रात उसका पीछा करती रही। कुछ न देखकर यूरंग मजाक में पूछता है कि कहीं उसके सिर पर चोट तो नहीं लगी। वो चेतावनी देता है कि अगर ये जारी रहा तो उसे मैंशन वापस लेना पड़ेगा। बैकली खुद को शांत करता है और कहता है कि उसे अभी मैंशन की जरूरत है और वो सेरेमनी की तैयारी करेगा। वो पूछता है कि लगभग 20 यूनिफॉर्म्स कहाँ बनवाए जा सकते हैं। आदमी कुछ स्थानीय फैब्रिक दुकानों की सलाह देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि उनसे नेगोशिएशन मुश्किल होगा क्योंकि वे सभी येलो ड्रैगन हॉल का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पाने की कोशिश में है। ये हॉल बहुत प्रभावशाली है, सदियों से इंपीरियल फैमिली को फैब्रिक सप्लाई करती आई है। लेकिन यूरंग कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा बजट वैसे भी उनके हाई एंड मटीरियल्स के लिए छोटा है। वो उसे फैब्रिक मार्केट की ओर भेजता है, ये कहते हुए कि अफवाहों के कारण शायद कोई उससे व्यापार न करे। प्रोटैगनिस्ट को अजीब लगता है कि एक नई अफवाह इतनी जल्दी पूरे शहर में फैल गई। यूरंग चाय की चुस्की लेते हुए कहता है कि गॉसिप हवा से भी तेज चलता है। एमसी उसे घूरकर आरोप लगाता है कि वही अफवाह फैलाने वाला है, लेकिन एजेंट कहता है कि ये तो फ्री पब्लिसिटी है। वो तर्क देता है कि युवक के जिंदा रहने से साबित होता है कि वो जगह खतरनाक नहीं है। गुस्से से हमारा हीरो चिल्लाता है कि ये सब यूरंग की गलती है, जिसने उसे वो मैंशन दिखाया। बाद में प्रोटैगनिस्ट कपड़ा खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन दुकानदार सख्ती से मना कर देता है। वो बकेले वुन को अपनी दुकान से निकालने पर अड़ा रहता है, डरावनी अफवाहों की वजह से। भीड़ में किसी ने उसके चेहरे पर कुछ फेंकते हुए कहा कि भूतिया आदमी, यहां से दफा हो जाओ। गुस्से और नफरत से भरी भीड़ के बीच खड़ा एमसी सोचने लगता है कि यहां अफवाहें इतनी तेजी से कैसे फैलती है। तभी एक मदद की पुकार माहौल को चीरती है और वो मुड़कर देखता है कि कहीं हलचल मची हुई है। एक छोटा लड़का एक आदमी से अपनी बहन को बचाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन वो गुंडा उसे ब्रैट कहकर धक्का दे देता है। लड़का चिल्लाता है कि उन लोगों ने उसे धोखा दिया, इलाज का झूठा वादा करके उसके पैसे छीन लिए। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि उसकी बहन अब नहीं बच सकती और फिर उसे जोरदार मुक्का मार देता है। व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट का एक आदमी अपने साथी से कहता है कि इसे चुपचाप खत्म करो। दूसरा आदमी चिढ़कर कहता है कि अब इस बच्चे ने उसे खुद अपने हाथ गंदे करने पर मजबूर कर दिया है। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए वो गुंडा उस बच्चे पर वार करने को तैयार होता है, लेकिन तभी अचानक हमारा हीरो बीच में आकर उसे एक जबरदस्त किक मारता है, जो सीधा उसके चेहरे पर पड़ता है। टक्कर की ताकत से वो आदमी जमीन पर गिर जाता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट उसे घृणा भरी निगाहों से देखता है। उसका साथी सदमे में आकर पूछता है कि तू है कौन? बकेले वुन मुस्कुराकर कहता है कि शायद मेरा नाम ज्यादा मशहूर नहीं, पर जब कोई पूछे तो जवाब देना शिष्टाचार है। गर्व भरी मुस्कान के साथ वो खुद का परिचय देता है। बकेले वुन, लीडर ऑफ द राइटियस हेवन सेक्ट। गुस्से से तिलमिलाया गुंडा चिल्लाता है कि किसी छोटे से सेक्ट का लीडर यहां दखल देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट आसानी से उसका हमला डॉज करता है और साबित कर देता है कि वो आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक ही वार में वो उसका हाथ तोड़ देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। एमसी आसपास खड़े लोगों से कहता है कि कभी किसी को उसकी सेक्ट की प्रतिष्ठा से मत आंको, खासकर जब तुम्हें उसके असली बल का अंदाजा न हो। तभी एक और गुंडा चिल्लाते हुए आगे आता है, क्या तुम व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट के दुश्मन बनना चाहते हो? वो बिना सोचे समझे हमला करने दौड़ता है, लेकिन बकेले शांत रहता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और आदमी पीछे से छिपकर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे भी तुरंत हरा देता है। आखिरी दुश्मन को अचानक याद आता है कि यही वो आदमी है जिसके बारे में मीराम अलायंस के पूर्व कप्तान की अफवाहें फैली है। सड़क के उस पार यूरंग शांति से चाय पीते हुए लड़ाई देख रहा होता है। हमारा हीरो गुस्से में कहता है कि मेरा मूड पहले ही खराब है, क्योंकि अफवाहों की वजह से यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई। फिर वो आखिरी दुश्मन को ललकारता है कि छिपना छोड़ो और सामने आकर लड़ो। एक ताना मारते हुए एमसी उसे लड़ाई के लिए बुलाता है, बिना किसी डर के। वो आदमी चुनौती स्वीकार करता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा।
दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। जमीन फटती है, धूल उड़ती है। प्रोटैगनिस्ट बेहद लचीले अंदाज में चलता है, हर हमले को बड़ी सहजता से डॉज करता हुआ। वो एक वार से बचकर तुरंत काउंटर अटैक की तैयारी करता है। तेज और सटीक गति से बकेले वो अंतिम वार करता है। मुक्का सीधे विरोधी के चेहरे पर लगता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट पुष्टि करता है कि ये दरअसल उनके सेक्ट को चुनौती थी। वो चेतावनी देता है कि अगर असली लड़ाई चाहिए तो मेरे सेक्ट में आना, वहाँ हिसाब बराबर करेंगे। अपनी ऑरा से चारों ओर दहशत फैलाते हुए एमसी कहता है कि अब शांति से चले जाओ, वरना बात और बढ़ जाएगी। हारा हुआ आदमी कसम खाता है कि हमारा हीरो इस दिन को पछताएगा और फिर अपने साथियों के साथ भाग जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद बकेले वुन उस लड़के और बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। लड़का याद करता है कि प्रोटैगनिस्ट को यूनिफॉर्म चाहिए थी, तो वो अपनी बहन की सेवा की पेशकश करता है। वो घुटनों पर बैठकर अपने हीरो से विनती करता है कि उसकी बीमार बहन को बचा ले। युवक मना करता है, कहता है कि ये काम डॉक्टर का है, मेरा नहीं। तभी सिस्टम एक नया ट्रेड अपॉर्चुनिटी डिटेक्ट करता है और टारगेट को 3rd ग्रेड के रूप में क्लासिफाई करता है। चौंकर और उत्सुकता से एमसी लड़के से उसकी बहन की बीमारी के बारे में पूछता है। लड़का बताता है कि उनके माता पिता नहीं रहे और अब वो दोनों अकेले रहते हैं। उसकी बहन को एक अजीब बीमारी हुई है, जिसे उसके हाथ पांव बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है, जो पास के गांव के फैब्रिक शॉप का मालिक निकलता है। वो बताता है कि लड़की पहले उसकी कर्मचारी थी और अचानक गायब हो गई थी, इसलिए वो उसे ढूंढने आया है। लड़का सबको अपने घर ले जाता है, एक टूटी फूटी झोपड़ी जो किसी भी वक्त गिर सकती है। वो अंदर भागकर कहता है, मैं गोस्ट कैचिंग वॉरियर को लाया हूं, जो बहन की मदद करेगा। प्रोटैगनिस्ट को ये गलतफहमी थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन तभी उसे एक अजीब एनर्जी महसूस होती है। घर के अंदर वो देखता है कि लड़की अपने हाथ और पैर सीधे आग में रखकर गर्म कर रही है। वो मुड़कर पूछती है कि आप कौन हैं, जबकि प्रोटैगनिस्ट उस दृश्य को समझने की कोशिश करता है। उसे एहसास होता है कि लड़की आग में हाथ पैर रखे हुए है, फिर भी जल नहीं रही। सिस्टम चेतावनी देता है कि आग की गर्मी और उसके शरीर की ठंड के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा है। वो लड़की से परिचय देता है, जिसका नाम सियोआ है, और बताता है कि उसका भाई मदद मांगने आया था। लड़की बताती है कि अगर वो ऐसा न करे तो उसके हाथ पैर जम जाते हैं, जिससे उसे भयानक दर्द होता है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि उसकी हालत कैसी है, और वो जवाब देती है कि पिछले कुछ दिनों में और बिगड़ गई है। प्रोटैगनिस्ट उसकी पल्स चेक करने की अनुमति मांगता है, ताकि बीमारी को समझ सके। वो उसका हाथ पकड़कर अपनी ऊर्जा चैनल करता है। नीली आभा दोनों को घेर लेती है, जबकि वो लड़की के शरीर की ऊर्जा प्रवाह को महसूस करता है। तभी उसे एहसास होता है कि लड़की के शरीर से एक भयंकर ठंडी शक्ति निकल रही है। सिस्टम चेतावनी देता है कि वो अत्यधिक मात्रा में इन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। हमारा हीरो सिस्टम को चुप रहने के लिए कहता है और उसका पूरा ध्यान लड़की के निदान पर लगाता है। विश्लेषण के बाद वो कहता है कि उसे सब समझ आ गया है, जिससे लड़की हैरान हो जाती है। वो बताता है कि उसके पास एक्सट्रीम इम्यून बॉडी है, एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली कॉन्स्टिट्यूशन। वो समझाता है कि उसने सुना है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्प्रेस, जो 10 सबसे ताकतवर मास्टर्स में से एक है, का शरीर भी ऐसा ही था। लड़की ये सुनकर दंग रह जाती है कि उसकी हालत इतनी महान हस्ती जैसी है। एमसी बताता है कि किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये वरदान है, लेकिन उसके लिए ये एक खतरनाक अभिशाप। वो चेतावनी देता है कि अगर वो इसी गति से एनर्जी एब्जॉर्ब करती रही तो 3 महीने में उसकी लाइफ फोर्स खत्म हो जाएगी। सियोआ डर से कांप जाती है, समझते हुए कि उसका बुरा एहसास सही था। उसका भाई चिल्लाता है कि ये झूठ है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि मेडिसिन भी काम नहीं करेगी, वो सिर्फ लक्षणों को दबाएगी, जो बाद में और भी ज्यादा उभरेंगे। हमारा हीरो बताता है कि असली कुंजी यांग एनर्जी है। तभी सिस्टम एक नया आइटम दिखाता है, एसेंस वाटर, जो मिशन पूरा करने पर मिलता है और सेक्ट सदस्यों की सेहत बहाल करता है। प्रत्येक उपयोग पर 50 एसेंस पॉइंट्स लगते हैं। सिस्टम का करंट मिशन है, एक डिसाइपल को रिक्रूट करो, और रिवॉर्ड है 50 यूनिट्स ऑफ एसेंस वाटर। प्रोटैगनिस्ट के मन में एक समझदार विचार आता है
वो एक ही साथ दोनों समस्याएं हल कर सकता है। मुस्कराते हुए वो कहता है कि शायद मेरे पास इसे बचाने का तरीका है, और फिर वो सियोआ की ओर हाथ बढ़ाता है, उसे अपना पहला डिसाइपल बनने का निमंत्रण देता है। यह सब सुनकर भाई बहन पूरी तरह से हैरान रह गए। उनके हीरो ने इतनी अचानक और अप्रत्याशित पेशकश कर दी थी। ईमानदार नजरों से हमारे एमसी ने उनसे कहा कि बस एक बार उस पर भरोसा करें। छोटी सी वैफू झिझकती है, मानती है कि उसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी। उसे याद आता है कि मिरर वर्ल्ड में लोग न्याय की बातें तो करते हैं, लेकिन असल में सब अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं। इन्हीं झगड़ों की वजह से उसके माता पिता बीच में फंस गए और भयानक अंत को पहुंचे। वह शक के साथ कहती है कि शायद वह भी दूसरों की तरह है, जो थोड़ी मदद दिखाकर उसे अकेला छोड़ देगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट शांत रहता है, अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए उसके निर्णय का इंतजार करता है। तभी लड़की नोटिस करती है कि जब उसने उसका हाथ छुआ था तब से उसका हाथ जम गया है। मगर वो मुस्कुराकर कहता है, अगर इससे मैं सच में तुम्हें ठीक कर सकता हूं तो ये छोटी सी कीमत है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और पहली बार उसे लगता है कि शायद ये आदमी सच में दूसरों से अलग है। हिम्मत जुटाते हुए वह एक बार फिर भरोसा करने का फैसला करती है। एक चमकती मुस्कान के साथ वह उसका हाथ थाम लेती है, प्रस्ताव स्वीकार करते हुए। उसी पल सिस्टम कंफर्म करता है कि मिशन पूरा हो गया है और उसे 50 एसेंस वाटर का इनाम मिलता है। सिस्टम नोट करता है कि इन एनर्जी के कांटेक्ट से उसके हाथ में हल्की चोट लगी है, पर वह बेपरवाह होकर तुरंत एसेंस वाटर से हीलिंग शुरू कर देता है। सियोआ चौंक जाती है, मेरे हाथ इतने सालों बाद गर्म हो रहे हैं। एक सिस्टम विंडो दिखाता है कि नए सेक्ट मेंबर की रिकवरी रेट अब बढ़ चुकी है। हमारे हीरो के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आती है, उसकी वाइल्ड प्लान सच में काम कर रही थी। हीलिंग को तेज करने के लिए सिस्टम एक एक्स्ट्रा रिकवरी इफेक्ट भी लगाता है। नीली रोशनी वैफू के चारों ओर फैल जाती है और असली उपचार शुरू हो जाता है। एमसी को महसूस होता है कि यांग एनर्जी फिर से उसके शरीर में बह रही है और वह और ध्यान से हीलिंग पर फोकस करता है। सिस्टम कंफर्म करता है, डिसाइपल की यांग एनर्जी रिस्टोर हो रही है। लड़की अपने हाथों को देखती है, जो अब गर्मी से चमक रहे थे। वह यकीन नहीं कर पा रही, मेरे हाथ, मेरे पैर, सब ठीक हो रहे हैं। उसका भाई खुशी से उछल पड़ता है। जेंटलमैन पूछता है कि क्या उसने एनर्जी आर्ट्स का इस्तेमाल किया, तो बकेले वुन हल्के से मुस्कुराकर कहता है, कुछ ऐसा ही। बूढ़ा आदमी प्रभावित होकर उसकी तारीफ करता है। अब समझा कि मीराम अलायंस का लीडर तुम्हें इतना मानता क्यों है। बकेले हैरान हो जाता है जब पता चलता है कि यह आदमी खुद येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर है, क्यान गम्योंग। दृश्य बदलता है व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट के मुख्यालय में। वहां माहौल बेहद तनावपूर्ण है। हारे हुए सदस्य अपने नेता के सामने घुटनों पर बैठे हैं, जो उन्हें उनके शर्मनाक प्रदर्शन के लिए डांट रहा है। बिना दया दिखाए वह एक आदमी को क्रूर प्रहार से दंडित करता है। शारीरिक दर्द कुछ नहीं है उस बेइज्जती के सामने जो तुम अब झेलोगे, वह गुर्राता है। फिर आदेश देता है कि असफल लोगों को पनिशमेंट चेंबर में ले जाया जाए। वे माफी की भीख मांगते हैं, लेकिन नेता सुनता नहीं। उसका ध्यान बकेले वो नाम पर अटका है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आती है। इस नए लड़के के लिए मैं खास स्वागत तैयार करूंगा। उधर अपने घर पर बकेले अब भी शौक में खड़ा है। क्या आप सच में येलो ड्रैगन हॉल के मास्टर है? वह हंसता है, मुझे शुरू से ही लगा था कि तुम साधारण आदमी नहीं। बकेले माफी मांगता है पहचान पाने के लिए, पर मास्टर कहता है, कोई बात नहीं। फिर वह उसे अपने गिल्ड में शामिल होने का निमंत्रण देता है। वादा करता है कि उसे पूरा समर्थन मिलेगा। लेकिन बकेले आश्चर्यचकित हो जाता है। इतनी बड़ी गिल्ड का प्रस्ताव ठुकराना आसान नहीं था। सिस्टम डिटेक्ट करता है, नया बिजनेस पार्टनर, फर्स्ट ग्रेड प्रायोरिटी। वह जानता है कि ड्रैगन हॉल का प्रभाव पूरे मीराम अलायंस तक फैला है। यह एक सुनहरा मौका था, लेकिन वह मुस्कुराकर मना कर देता है, मैंने अभी अपनी पहली डिसाइपल ली है, मेरा ध्यान अब उसी पर रहेगा। मास्टर गुस्से में आ जाता है, तुम हिम्मत करते हो मेरे प्रस्ताव को ठुकराने की। बकेले शांत स्वर में कहता है, अगर आप चाहें तो हम बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं। मास्टर भड़क उठता है, मैंने दोस्ती की पेशकश की और तुम मुझे व्यापार की बात कर रहे हो। बकेले आत्मविश्वास से कहता है, 10 साल में मैं ऐसा सेक्ट बनाऊंगा जो मीराम के 10 सबसे बड़े सेक्ट्स के बराबर होगा। मास्टर हंस पड़ता है,
सिर्फ 10 साल में। तुम मजाक कर रहे हो, पर बकेले समझाता है, ये नाम मेरे लिए नहीं होगा। मास्टर उलझ जाता है। बकेले उसकी डिसाइपल से मिलने की अनुमति मांगता है। यहीं से हमारे भविष्य की डील तय होगी। मास्टर क्रोधित होकर भी मान जाता है। ठीक है, मैं अपनी डिसाइपल भेज दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा सेक्ट मुझे निराश करता है तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसके पीछे एक स्पेक्ट्रल ड्रैगन की छवि प्रकट होती है, पर बकेले के पीछे एक सफेद टाइगर की आभा जगमगाती है। चिंता मत करें, आप निराश नहीं होंगे। मास्टर अंत सहमत हो जाता है। वह अपने आदमियों को सिल्क लाने का आदेश देता है। जल्द ही वे एक गाड़ी भरकर बेहतरीन कपड़े लाते हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट फी है, वह कहता है। भाई बहन दंग रह जाते हैं। बकेले धन्यवाद देता है और चुपचाप नोट करता है कि मास्टर के गार्ड्स कितने प्रशिक्षित है। कैरेज में बैठते हुए मास्टर खुद से कहता है, यह लड़का मेरी ही तरह घमंडी है। फिर अपने आदमी को आदेश देता है, मुझे अनऑर्थोडॉक्स अलायंस के मुख्यालय ले चलो, मुझे एक पुराने दोस्त से मिलना है